नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हिंदी की इस ऑनलाइन क्लासेस में। तो साथियों, आज जो हमारी क्लास है वो BSTC द्वितीय वर्ष को लेकर है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इकाई 5 के बारे में। इकाई 5 के बारे में साहित्य के विविध पहलू। साहित्य के विविध पहलू। साहित्य के विविध पहलू। अब इसमें ये होगा कि हमको साहित्य के विविध पहलू पढ़ने हैं, तो साहित्य के समझने के लिए हमें सबसे पहले हम जाते हैं साहित्य की भाषा के कालों के बारे में। साहित्य की भाषा के काल 4 भागों में बांटे गए हैं। हिंदी साहित्य के 4 काल है। सबसे पहला है आदिकाल, दूसरा है भक्ति काल, तीसरा है रीति काल और चौथा है आधुनिक काल। आधुनिक काल में गद्य साहित्य का विकास हुआ था और जो विकास भारतेंदु के समय हुआ था, भारतेंदु काल में सबसे ज़्यादा गद्य साहित्य लिखा गया। तो आज जो हम प्रकरण पढ़ने जा रहे हैं वो भी गद्य साहित्य की विधाओं को लेकर पढ़ने जा रहे हैं। गद्य साहित्य की विविध विधाएं। गद्य साहित्य की विधाएं कौन कौन सी है हमारे साहित्य में। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि हमारे पास में गद्य साहित्य है क्या। साहित्य हमारे हिंदी साहित्य में साहित्य को 2 भागों में बांटा गया है। साहित्य सबसे पहले तो साहित्य वो है कि मुंशी प्रेमचंद ये कहते हैं कि साहित्य किसी भी समाज का, किसी भी प्रदेश का, जनता की चित्तवृत्तियों का एक प्रतिबिंब है। जनता की चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब है। और इसी तरह ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी मानते हैं कि साहित्य वहाँ की जनता के मन का एक दर्पण है। साहित्य यूँ कह सकते हैं कि मुंशी प्रेमचंद इस बात को फिर कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है। किसी भी साहित्य, किसी भी समाज का या प्रदेश का वो दर्पण है। चाहे वो मतलब ब्रज भाषा का साहित्य हो, राजस्थानी भाषा का साहित्य हो, खड़ी बोली का साहित्य हो, संस्कृत साहित्य हो, मराठी साहित्य हो, या किसी भी प्राचीन सिंधी किसी भी भाषा का अपना साहित्य हो सकता है। तो आज हम बात कर रहे हैं गद्य साहित्य के बारे में। तो गद्य साहित्य की जो विधाएं हैं उनके बारे में सबसे पहले हम जो पढ़ने जा रहे हैं कि गद्य साहित्य जो है, साहित्य को 2 भागों में बांटा गया है। हालांकि हम 2 भाग जानते हैं, लेकिन सबसे पहले साहित्य को 2 भागों में बांटते हैं। एक तो है शैली के आधार पर, दूसरा है इंद्रियों के आधार पर, इंद्रिय आधार पर। साहित्य की भेद। नंबर 1 शैली के आधार पर। दूसरा जो भेद है हमारा वो है इंद्रियों के आधार पर। इंद्रियों आधार पर। इंद्रिय आधार पर। अब इंद्रिय आधार पर यह होगा, शैली के आधार पर जब बात करते हैं सबसे पहले हम शैली के आधार पर। शैली के आधार पर यह है कि जो गद्य साहित्य की जो 2 शैलियाँ हैं, शैली के आधार पर हम सबसे पहले समझ लेते हैं शैली के आधार पर। शैली के आधार पर क्या होगा, 3 तरह का काव्य है। शैली के आधार पर काव्य को हमने हिंदी में 3 प्रकारों में बांटा गया है। वो 3 प्रकार हैं। पहला है गद्य साहित्य, दूसरा है पद साहित्य
पद साहित्य और तीसरा है चंपू काव्य। चंपू काव्य या साहित्य, गद्य साहित्य, पद साहित्य या यूं कह सकते हैं इनको गद्य काव्य, पद काव्य एवं चंपू काव्य। ठीक है, ये तो होगा शैली के आधार पर। दूसरा जो आधार है इसका केंद्रीय आधार पर। केंद्रीय आधार पर हिंदी में इनको भी दो भागों में बांटा गया है। वो दो भाग कौन से हैं? एक तो श्रव्य माध्यम, श्रव्य साहित्य नंबर 1, नंबर 2 है, दूसरा है दृश्य माध्यम। अब श्रव्य साहित्य और दृश्य साहित्य क्या है, तो थोड़ा सा दोस्तों मैं आपको परिचय करा देता हूँ कि श्रव्य साहित्य वो है कि पहले जमाने में जब हमारी लिपि का विकास नहीं हुआ था, तब क्या होता था, वैदिक संस्कृति से पूर्व की बात है, जब कागज का आविष्कार नहीं था, ताड़पत्र थे और ताड़पत्र से भी पूर्व जाते हैं हम लोग, तो वहाँ पर क्या होता था कि मंत्रों को, जैसे ऋग्वेद के मंत्र हैं, जो ऋचाएँ हैं, उनको बोलकर कंठस्थ कर लिया जाता था, बोलकर कंठस्थ करते थे। और वो जो बोला हुआ ज्ञान है, हमारा रटा हुआ ज्ञान है, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित किया जाता था। तो वो जैसे गुरु ने मैंने अपने गुरु से उन मंत्रों को, उन शिक्षा को कंठस्थ किया, अब मैं अपने शिष्य को, आप लोगों को उस ज्ञान को कंठस्थ करवाऊंगा जो मैंने सुना, और आप जैसे मैंने सुनकर कंठस्थ किया वैसे आप भी सुनकर उसको कंठस्थ करोगे। तो ये कहलाता था श्रव्य साहित्य। वेद पुराण बहुत सारे से जो हमारे प्राचीन साहित्य हैं वो श्रव्य माध्यम में उपलब्ध है। बाद में उसको लेखन में लिखा गया था, लेकिन बहुत सारा साहित्य जो है, बहुत सारी ऐसी कथाएँ हैं, लोक कथाएँ हैं, वो श्रव्य माध्यम में आज भी उपलब्ध है। दूसरा है दृश्य जो साहित्य है, वो कैसा होता था कि दृश्य साहित्य को किसी रंगमंच के द्वारा, नाटक के द्वारा, गली नुक्कड़ के द्वारा उसको पेश किया जाता था। जैसा कि आपने देखा होगा, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कथा है, उसको एक दृश्य माध्यम से झांकी के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। ठीक उसी प्रकार रामलीला को भी इसी तरह प्रस्तुत करते थे, या किसी जैसे लोक देवता की कहानी है, उसको भी दृश्य के रूप में, झांकी के रूप में पेश किया जाता है। तो वो दृश्य साहित्य कहलाएगा। उनकी जीवनी के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में, उनकी उपलब्धियों के बारे में, उनके संपूर्ण जीवन काल के बारे में, इन सबका जो वर्णन है और वो दृश्य रूप में पेश किया जाता है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी उसको समझती है, तो वो कहलाएगा दृश्य साहित्य। दोस्तों, आज इसे समझने की स्थिति में ये समझ लो कि बहुत से ऐसे हमारे जो मतलब ऐसी जगह रहने वाले, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं या पहाड़ों में रहने वाले जो आदिवासी लोग हैं, या जो अनपढ़ हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उनको रामायण की कहानी आज भी उनकी ज़बानी याद है। क्यों याद है? कि उनके पीढ़ी दर पीढ़ी वो चीज़ सुनाई गई थी। क्या उन्होंने किसी रामायण या रामलीला को देखा होगा? टीवी का आविष्कार, मोबाइल का आविष्कार जब तक नहीं हुआ था, तभी उन्हें वो चीज़ याद थी। क्यों थी? सुनने का जो साहित्य एक श्रव्य माध्यम में चला, तो साहित्य तो ठीक है। साहित्य दोस्तों, आज हमने इसको समझा इतना। अब हम चल रहे हैं गद्य की विधाओं के बारे में। अब जो गद्य की जो विधाएं हैं हमारे सामने, गद्य की जो विधाएं हैं, बहुत सारी विधाएं हैं। जैसे गद्य की विधाएं हमारे सामने है, पहला लिखो कहानी, कहानी हो गई, निबंध हो गया, उपन्यास, रिपोर्टाज, संस्मरण,
रेखा चित्र, रेखा चित्र, इसके अलावा रेखा चित्र और क्या होगा? रेखा चित्र है कहानी हो गई, निबंध हो गया, उपन्यास, रिपोर्टाज, संस्मरण, रेखा चित्र, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें मतलब इसमें गद्य साहित्य में आती है। जैसे कि हम रिपोर्ट लिखते हैं, रिपोर्ट लेखन भी इसमें आएगा, रिपोर्ट लेखन भी गद्य साहित्य में आएगा। तो सबसे पहले मुझे एक बार बता देता हूँ कि कहानी है, कहानी क्या होगा? किसी भी वास्तविक पात्र भी हो सकता है इसमें और मनगढ़ंत पात्र भी हो सकता है, उसके द्वारा उसके जीवन से जुड़ी हो सकती है या काल्पनिक भी हो सकती है। उस पर लिखी गई शिक्षाप्रद चीज़ है या उससे हमें कुछ सीखने को मिलता है तो वो कहलाएगी कहानी, मतलब कही गई बात को हम कहानी कहेंगे। निबंध वो होगा जिसमें विचारों का एक प्रवाह है और उसमें विचारों का प्रवाह को एक बांधा गया है, और प्रभाव को बांधा तो गया है लेकिन विचारों का प्रभाव एक निर्बाध रूप से है। एक मतलब इतने सारे विचार, उसमें विचारों का प्रभाव इतना तेज है कि विचारों के माध्यम से हम निबंध के माध्यम से अपनी बात को कह सकते हैं। चाहे निबंध राजनीतिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो या धर्म के मामले में भी निबंध लिख रहे हैं तो अपने विचारों को प्रस्तुत यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है उपन्यास। उपन्यास का मतलब यहाँ पर यह है कि ये सब बना है उपधन न्यास। उप का मतलब होता है समीप और न्यास का मतलब होता है धरोहर। तो उपन्यास का मतलब होगा कि ऐसी धरोहर जो हमारे समीप रखी हुई है, उस धरोहर को हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित कर रहे हैं। तो उपन्यास का मतलब ये है कि हमारे पास जो एक साहित्य रूपी धरोहर रखी हुई है उसको हम एक रचनात्मक रूप में हम दर्शकों के सामने, पाठकों के सामने उसको प्रस्तुत करने जा रहे हैं, वो है उपन्यास। उपन्यास एक बड़ा रूप होता है। फिर आता है रिपोर्टाज। रिपोर्टाज ये है कि किसी घटना या वास्तविक घटना, ये हम कह सकते हैं कि जिसे हमने लिखा है रिपोर्ट, रिपोर्ट को फ्रेंच भाषा में, रिपोर्ट ये फ्रेंच भाषा से बना है रिपोर्टाज। ठीक है, किसी आंखों देखी घटना, वास्तविक घटना का वर्णन साहित्यिक शैली में करना। खूब हमने देखा, मन में आया, ऐसा कैसा नहीं, वो नहीं है, उसको साहित्यिक शैली में वर्णन करना और उससे बालक कुछ सीख सके। साहित्यिक मतलब किसी भी घटना का साहित्यिक रूप में वर्णन करना रिपोर्टाज कहलाएगा। फिर आएगा संस्मरण। संस्मरण वो है जैसे हमने पढ़े होंगे महादेव वर्मा के संस्मरण पढ़े हैं, है ना, या मीराला के संस्मरण पढ़े हैं, जयशंकर प्रसाद के संस्मरण पढ़े हिंदी में हमने। तो संस्मरण का मतलब वो है कि ऐसे लेखक जब संस्मरण लिखने जा रहा है तो अपने बिताए हुए जीवन काल को, अपने अतीत के बारे में, उन घटनाओं को आंखों देखी वर्णन करता है, अपने बीते हुए पलों को याद करता है और उनको लिपिबद्ध करता है, तो वो कहलाएगा संस्मरण। उसके पात्र वास्तविक होते हैं। फिर आता है रेखा चित्र। फिर आता है हमारे सामने रेखा चित्र। रेखा चित्र वो है कि रेखा चित्र शब्द ये है कि रेखाओं के माध्यम से किसी व्यक्ति का चित्र खींचना। ठीक है, रेखा चित्र के माध्यम से आपको मैं बताना चाहूँगा कि रेखा चित्र वो चीज़ है जैसे कि मैं किसी का वर्णन कर रहा हूँ, जैसे मान लो मैं भगत सिंह का वर्णन कर रहा हूँ, तो भगत सिंह के उनके मतलब आकृति के बारे में, उनकी कदकाठी के बारे में, या जब बात करने जाऊँगा तो आपके सामने भगत सिंह का एक रूप साकार हो जाएगा। मैं अपने शब्दों के माध्यम से उनका आकार प्रकार आपके सामने एक स्वरूप, साक्षात स्वरूप को आपके सामने ला खड़ा करूँगा, ताकि आपको आपके एक दृष्टि पटल पर, एक मानस पटल पर एक वो छवि अंकित हो जाएगी। तो वो कहलाएगा रेखा चित्र। रेखाओं के माध्यम से मानस पटल पर उस चित्र को उभारना, वो कहलाएगा रेखा चित्र। ठीक है, अब रिपोर्ट के माध्यम से बात यह है कि किसी भी डायरी में, ठीक है, या हम किसी मतलब विषय के लेकर या किसी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट को लेकर या विषय को लेकर हम अपनी रिपोर्ट क्या करते हैं, हम जाते हैं उसके बारे में अनुसंधान करते हैं और रिपोर्ट क्या करते हैं, वो भी गद्य साहित्य की विधा है। फिर आता है मितक।
वास्तविकता होती है वो चीज़ें फसाना होता है, आधा हकीकत आधा फसाना। सीधी सी बात है साथियों कि इसमें कुछ चीज़ों को वास्तविक मतलब इस तरह से साहित्य की जो कलाकृति की जाती है कि लिखने वाला सुनने वाला वो वास्तविक समझेगा। जैसे दोस्तों आपने पहले एक फिल्म आई थी ब्रह्म राक्षस, उसको देखा होगा, जिसमें एक ब्राह्मण होता है, वो अपनी असंतुष्टि का मतलब अपनी कुछ इच्छाएं बाकी रह जाती है उसकी और वो मर जाता है और उसके बाद जब एक बड़ी शक्तियों के साथ में वो राक्षस बनकर पैदा होता है। तो वो ब्रह्म राक्षस क्या है, एक तरह का मिथक है, जबकि वो घटना एक कृत्रिम घटना है, वास्तविक घटना नहीं है, तो वो कहलाएगा मिथक। ठीक है, अब है फैंटेसी। फैंटेसी फैंटेसी भी एक फ्रेंच भाषा का ही शब्द है। इसमें कुछ पात्रों के लिए या बाल साहित्य के रूप में भी इसको काम में लेते हैं फैंटेसी के रूप में। इसमें कुछ पात्रों का बिंब होते हैं, भाषा के बिंब, उनको इसमें उभारा जाता है और उनके माध्यम से हम बालकों को शिक्षा देने में या पाठकों को सामने अपने प्रस्तुत कर सकते हैं अपनी चीज़ों को। फैंटेसी के बाद आता है रिपोर्ट मिथक फैंटेसी, और उसके अतिरिक्त हमारे सामने आता है आत्मकथा। उसके साथ आता है आत्मकथा। नंबर आएगा जीवनी। तो एक बार मैं बता देता हूँ आपको, आत्मकथा वो है कि लेखक अपनी स्वयं की आत्मकथा लिखता है। जैसे डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने लिखी अपनी आत्मकथा नीड का निर्माण फिर 10 द्वार से सोपान तक बसेरे से दूर, इस तरह से उन्होंने अपनी जीवन कथा को 4 भागों में बांटा है। आत्मकथा व्यक्ति स्वयं लिखता है अपने बारे में, वो कहलाएगा आत्मकथा। और जीवनी किसी व्यक्ति के अदर व्यक्ति द्वारा लिखी जाती है। ठीक है, जैसे कि मान लो आप जयशंकर प्रसाद की जीवनी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जीवनी या निराला की जीवनी, या यूँ मान लें कि हम बाबूलाल राय की जीवनी वो है कि अन्य व्यक्ति के द्वारा वो लिखी जाती है, वो कहलाएगी जीवनी। अब साथियों इसमें इसी तरह जैसे हमने इसी संदर्भ में जो आती है एकांकी। एकांकी आती है, इसी तरह का आता है, इसमें नाटक आता है। एकांकी क्या होगा? एकांकी का मतलब ये होगा, जैसे हम पढ़ते हैं नाटक का लघु नाटक ये समझते हैं कि नाटक में जिसमें पात्रों का विधान होता है, वातावरण होता है, वार्तालाप होता है, शब्द संयोजन होता है और एक बड़ी घटना को एक मंच पर प्रकट किया जाता है, एक मंच पर उसका प्रस्तुतिकरण किया जाता है। जैसे ऐसे लग रहा है कि वो घटना वर्षों पहले हो चुकी है, लेकिन वो जाती हमारे आपके समक्ष जीवंत रूप में प्रस्तुत की जाती है, वो कहलाएगा नाटक। और नाटक अलग अलग अंकों में होता है, इसका रूप थोड़ा विस्तृत होता है और अनेक रूपों में विभाजित होता है, अनेक दृश्यों में विभाजित होता है। ठीक उसका लघु रूप आता है एकांकी। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, एकांकी का मतलब होता है एक अंक की जो लघु नाटिका है उसको एकांकी कहते हैं। एकांकी जैसे आपने राम कुमार वर्मा की जो एकांकियाँ हैं, रेशमी टाई है, इस तरह से जो एकांकियाँ हैं, एकांकी के सबसे बड़े उपन्यासकार राम कुमार वर्मा हैं। और नाटक तो एक भरत मुनि से शुरू होते हैं नाटक हमारे हिंदी साहित्य में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे।